आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के बाद बीबीडी 2025 का, है ना। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और जितने भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं, ये तो जानते ही होंगे आप लोग कि इस बुक से जो है ना क्वेश्चन बाहर आता ही नहीं है, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो आप लोगों को आज के बाद डेली एक के बाद एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। जैसे हम अभी तो आप लोगों को मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के देंगे, ऑब्जेक्टिव ख़त्म होगा फिर उसका सब्जेक्टिव भी देंगे, ठीक है। और झारखंड बोर्ड वाले परेशान नहीं हो, उनका भी अगर कोई गेस्ट पेपर निकल के आता है, जैसे वर्मा गेस्ट पेपर झारखंड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनके लिए अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें एक एक करके वीडियो मिलेगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो एक एक करके देखिए, ये पूरी किताब को तो कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, लेकिन फ़िलहाल मैथ और साइंस तो पक्का कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे पिछले बार भी एग्ज़ाम के 15 दिन 20 दिन पहले आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और शायद सारा क्वेश्चन आप लोगों का मैच भी हो गया था, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और इसका महत्तम समावर्तक कितना है? 7 है। तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो आपको एक फार्मूला याद होगा, दो संख्या का गुणनफल, मान लो ये है पहली संख्या और एक दूसरी संख्या, आप यहाँ लिख लीजिएगा, पहली संख्या लिख ही देते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, फार्मूला होता है पहली संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक, ठीक है। यही तो होता है फार्मूला, आप लोग जानते भी होंगे, क्लास में पढ़ाए भी होंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल करने का मतलब इन दोनों का गुणनफल यहाँ दे रखा है आपको, ठीक है। आप इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 8670, इसमें लघुत्तम निकालना है, महत्तम दे रखा है, तो यहाँ जो दिए लिखा है उसको रहने दीजिए और जो दिया है उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 17, ठीक है, हो गया। अब इस 17 को इस पार लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 8670 बटे कितना 70 बराबर क्या हो जाएगा इधर लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, यानी कि लॉस है इसको बोलते हैं। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 बचे 85, एक बचेगा, 17 एक 17 और ये 0 हो जाएगा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक जो आपका निकल के आया ये 510 निकल के आया। ये हो गया हम लोगों का आंसर, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है? तो देखिए, दो लगातार सम संख्या, अब देखिए सम संख्या हम लोग किसको कहेंगे, समझिए थोड़ा सा। सम संख्या हम लोग बोलते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ये बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी दो लगातार सम संख्या ले लीजिए, और भी आगे बढ़ेंगे तो 10 होगा, 12 होगा और बढ़ते रहेगा। ये क्वेश्चन में हमारा है कि दो लगातार सम संख्याओं का, देखिए दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या हो? तो कोई भी दो लगातार सम संख्या ले लीजिए, शुरू का ले लीजिए, चाहे कहीं से भी ले लीजिए दो संख्या, ठीक है, महत्तम समावर्तक निकाल लीजिए। और ये सब याद भी रखिएगा, है ना। इसका महत्तम समावर्तक निकालेंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो ये 1 यहाँ 2, तो जो कॉमन निकल के आता है वही महत्तम समावर्तक होता है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा, सी नंबर। बात क्लियर है? महत्तम समावर्तक। अब कोई किसी के मन में होगा सर अगर सम संख्या नहीं रहेगा विषम संख्या रहे तो यहाँ देखिए, विषम संख्या अगर दिया रहे, विषम संख्या, तो वो क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे ये बढ़ते जाता है कि नहीं। अब लगातार की बात होगा तो कोई भी दो विषम संख्या उठा लो, कोई भी दो लगातार, है ना, एक छोड़ के दूसरा नहीं, लगातार होना चाहिए। देखिए 5 के बाद 7, 1 के बाद 3, है कि नहीं, 3 के बाद 5, ऐसा ले सकते हैं। जैसे 3 और 5 लेंगे, इसका महत्तम, तो कोई एक ऐसा नंबर लेना है कि दोनों को भाग करे,
तो ऐसा कोई नंबर है, तो ऐसा एक है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो ये 3 का 3, 5 का 5 उतरेगा, यानी कि ये महत्तम सार्थक कितना हो गया, 1। तो एक ही विषम संख्या में अगर लगातार पूछा जाए तो उसका महत्तम सार्थक हो जाएगा 1, बात समझ गए। और सम संख्या में जो पूछा जाए तो उसका महत्तम सार्थक क्या हो जाएगा, 2। इसको प्रैक्टिस में रखिएगा और जैसे क्वेश्चन पूछे तो ये आप टिक कर लेंगे तुरंत। बात समझ में आ गया। लघुत्तम इसी में पूछ दिया जाए कभी तो लघुत्तम समापवर्तक, तो 2 गुने बाकी जो नंबर बचा है इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। इसमें लघुत्तम अगर पूछ दिया जाए तो लघुत्तम पूछ दिया जाए तो ये जो कॉमन आया 1 और बाकी जो 2 नंबर है इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाए कितना, 15। यानी यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि अगर सम संख्या की बारी आए, लगातार 2 सम संख्या का महत्तम पूछेंगे तो लगातार में से जो छोटा वाला होगा वो आपका महत्तम हो जाएगा और लघुत्तम में क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो है 3 नंबर का क्वेश्चन में 92 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे इसे करके। ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 8 16, 2 9 18 है ना, 18 19 से 2 6 12, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8। ठीक है, और 2 8 16, ये सब तो आता ही होगा, नहीं आता तो कमेंट कीजिए। ठीक है, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे, दिख रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ हो जाएगा 12, फिर 2 से देंगे तो 6, फिर 2 से देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, 2 का घातांक क्या है। तो इसको घातांकीय रूप में लिखिए। 192 का गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 3, है ना। तो इसको घातांक रूप में कैसे लिखेंगे, 2 6 बार आया, पावर 6 और गुना 3। तो यहाँ कह रहा है कि 2 का घातांक क्या है, तो 2 का घात क्या है आपका, 6 है। ठीक है, तो घातांक आपका जो हो गया 2 का घातांक जो हो गया वो हो गया 6, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर चल रहा है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या है। तो इसका आंसर आप खुद निकालेंगे। ठीक है, और बताइए, थोड़ा वीडियो को पॉज करके निकालिए और आंसर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ हम निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए अगर आपका हो गया होगा तो यहाँ देखिए 234 का, फिर ऐसे ही 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का 2, 2 का 2, 2 सते 14। अब ये किससे जाएगा भाई, ये समस्या है। 7 8 9, ये 3 से चला जाएगा, है ना। विभाजिता का नियम आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, उसका भी वीडियो सेपरेट वीडियो डाल देंगे। 3 3 9 और यहाँ 9 में 11, 2 बचेगा, 3 9 27। ठीक है, फिर 3 से 3 का 3, 3 3 9। अब ये अभाज्य संख्या हो गया तो ये नहीं कटेगा, यानी कि 234 का गुणनखंड आया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13। तो यहाँ घात के रूप में 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं। 3 यहाँ 2 बार है तो 2 पर 3 पर पावर 2, यहाँ 13 तो 1। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि 3 का घात, तो 3 का घात क्या है, 2 है। ठीक है, तो 3 का घात जो है, इतना आपको तो लिखना नहीं है, 3 का घात 2, तो 3 का घात ये सी नंबर, सब सी नंबर ही आंसर आ रहा है इसमें। अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनता है, उसको ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए आप 49 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं, 49 का वर्गमूल निकलता है, होता है 7। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा। बी नंबर में जो है 36 रूट 36, इसका भी वर्गमूल निकलता है 6 होता है। 27 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 16 का वर्गमूल निकलता है कितना, 4। तो इसका भी आंसर सी ही होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है।
आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम VVI सब क्वेश्चन पे कीजिएगा, ठीक है। एकदम 100% आने का संभावना बनता है। अब कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, अच्छा वीडियो को अगर आप लोगों को देखना हो तो इसको रोक रोक के देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, दशमलव प्रसार, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार तो दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। एक दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। एक शांत दशमलव प्रसार होगा और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। कैसे पहचानेंगे कि किसका शांत दशमलव प्रसार होगा, तो इसके पहले आपको परिमेय संख्या जानना होगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, ठीक है। तो यही P/Q जो है, ये Q का जो मान होगा, ये Q का जो मान होगा ये 3 को रूप में होना चाहिए। Q का जो मान होगा ये, इसका जो गुणनखंड निकालेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये गुणनखंड जो आएगा ये 2 या 5 या फिर दोनों का गुणनखंड होना चाहिए। जैसे यहाँ लिख देते हैं Q का गुणनखंड 2 पर पावर m, ठीक है, 2 पर पावर n या 5 पर पावर m, और नहीं तो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में होना चाहिए। अब nm क्या है, तो nm जो है ये पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 यही सब आना चाहिए, ठीक है। अगर इस रूप में आ गया तो हम लोग लिख देंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इस रूप में आ गया तो पर भी लिख देंगे शांत है, या तो इस रूप में आ गया फिर भी बोल देंगे दशमलव प्रसार क्या है, तो शांत है। बात समझ में आ रहा है। अब बात यहाँ उठता है कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये चेक करना पड़ेगा। तो यहीं हम लोग चेक कर लेते हैं छोटा सा जगह में। तो देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड अगर आप निकालते हैं ना, देखिए यहाँ क्या है 2/15 है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 आता है। फार्मूला क्या कहता है, 2 5 या नहीं तो 2 और 5 दोनों ये आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है, 2 तो नहीं है, 3 आ गया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब भाग दे के देखिएगा, भाग देने के बाद आपका शेषफल 0 आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। अब बात हो गया यहाँ क्या, ये बी नंबर 160 का, इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिए। 2 से देंगे तो 2 × 16 80, फिर 2 से दे देंगे तो ये हो जाएगा 40, फिर 2 से दे देंगे तो हो जाएगा 20, फिर यहाँ 2 से दे देंगे तो कितना होगा 10, फिर 2 से दे देंगे तो कितना हो गया 5, है कि नहीं। तो गुणनखंड हम लोग क्या देख रहे हैं, अब डायरेक्ट ही बनाइए ना, इधर खाली 2 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ देखिए 2 और 5 होना चाहिए, यानी कि 2 पर पावर 1 2 3 4 5 हो गया और 5 पर पावर 1 हो गया। तो इस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब इसी का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो 3 चीज़ आपको दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 3 बातें याद रखना होगा, 2 पर पावर n, 5 पर पावर n, या नहीं तो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n m, ठीक है। nm क्या है, तो पूर्ण संख्या है, यानी कि ये 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। यहाँ दिया है p/, इस तरह p/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि रूप में इतना को लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं इस रूप में। तो कैसे लिखेंगे, देखिए
0.67 पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ 1 आएगा, बाकी 2 अंक जो है इसके लिए यहाँ 0। अब 100 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, बड़ी इजी से निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 से देंगे, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 67 ऊपर में, लेकिन 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया तो 5 पर पावर 2। तो देखिए यहाँ 2 पर पावर n m कोई भी नंबर हो सकता है, और 5 पर पावर n, तो 5 पर पावर m के जगह 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो आंसर देख लीजिए इसमें से कौन वाला होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। बात समझे। उसी तरह से अगला क्वेश्चन भी अगर आप देखें 8 नंबर, कह रहा है यदि p तथा q अभाज्य संख्या है, p और q क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ एक आपको दिया है 8 नंबर में कि p⁴q और फिर इंटू q है, और एक और नंबर है p² और q है कि नहीं, इस तरह, और फिर कह रहा है इसका मौसम निकालिए। तो देखिए मौसम हम लोग किसको कहेंगे कि जो नंबर कॉमन आए उसी को मौसम कहते हैं, है ना, महत्तम सामर्थ्य। कॉमन क्या आएगा, तो p पर पावर 3, इसका मतलब ये हुआ, इसको आप नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, p पर पावर 3 और q है ना, तो p को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और q 1 बार। उसी तरह यहाँ p² q है, तो p² यानी कि p को 2 बार लिख सकते हैं और q को 1 बार। ठीक है, अब इसका महत्तम सामर्थ्य निकालना है, यानी कि HCF, महत्तम सामर्थ्य। तो महत्तम सामर्थ्य किसको बोलेंगे, जो तीनों में मिले, दोनों में मिले। ये एक मान लो ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, इसमें मिला p, यहाँ भी दोनों में जो मिल रहा वो लिखना है p, और जो नहीं मिल रहा उसको छोड़ देना, यहाँ मिला q। तो हो जाएगा इसका आंसर p² q। तो p² q आपका बी नंबर में है। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट कॉमन कीजिए। देखिए p पर पावर 3 या p पर पावर 2 है, तो जो छोटा पावर है उसको लेना है, ले लिए, ये दोनों निकल गया, तो यहाँ जो आया ये होगा, तो ये कॉमन निकल गया, यहाँ बचा p, और यहाँ क्या बचा, तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ठीक है, तो HCF में छोटा पावर वाला लिया जाता है, और इसको आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि अगर p पर पावर q इंटू q, और यहाँ p² और q है। ठीक है, तो इसका HCF निकालने के लिए छोटा p, यहाँ भी p, तो दोनों में पावर छोटा किसका, इसका, तो उसको लीजिए, यहाँ q, यहाँ भी q, तो q, तो ये HCF आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट रुकिए, दिख रहा है आप लोगों को, इधर रखते हैं क्वेश्चन। क्या देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए एक बार। कह रहा है कि यदि भाग एलोग्रिदम A9 नंबर में A=BQ + R, और A का वैल्यू आपको दिया हुआ है 72, देखिए Q का वैल्यू दिया है 8, R का वैल्यू दिया है 0। ठीक है, तो B का वैल्यू मांग रहा है आप लोगों से। ठीक है, तो B का वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें जो वैल्यू है, ये कितना 72, A की जगह रख दीजिए 72। B कितना है, B का वैल्यू तो हमें चाहिए, है ना, B का वैल्यू हमें चाहिए, तो B की जगह B ही रहने दीजिए, Q की जगह यहाँ 8 और R की जगह 0, तो 0 मत लिखिए, हो गया, ख़त्म हो गया। B × 8 है ना, 9 × 8 = 72। ठीक है, तो B का वैल्यू कितना आ गया, 9, ये हुआ आंसर। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी समझते हैं। इसमें कितना नंबर, तो ये आपका 9 हो गया, 10। देखिए यहाँ एक नंबर दिया है ना, और इसका जो है ना, क्या कहते हैं इसको, भाग एलोग्रिदम वाला मेथड के रूप में आपको दिया गया है। ठीक है, 130 बराबर 15 × 8 + 10, और 15 का भी यहाँ दे रखा है इस तरह से। फिर कह रहा है इसका मौसम निकालना है, तो मौसम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल तरीका अगर जान रहे हैं तो उसी तरह से निकाल लीजिए। मौसम क्या लगा है, 130 और 15, भाग विधि से भी बना सकते हैं, नहीं तो जो नंबर इधर कॉमन आएगा वही आपका मौसम होगा। जैसे ये 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये 5 × 10 = 5 × 30,
5 या 15। अब कोई नंबर ऐसा है कि ये दोनों को कटा सके? तो नहीं है कोई नंबर ऐसा कि दोनों को कटा सके। इसका मतलब यहाँ कॉमन निकल के क्या आया? 5। तो यही 5 आपका मोस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मोस हो गया, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसको आप भाग दे के निकाल सकते हैं, छोटा वाला नंबर से बड़ा में भाग देना है। तो 15 कितना बार हो जाएगा? 15 छक 90 है ना, 15 7 15 8 120 होता है। एक, हाँ 15 8 120 हो जाएगा। ये घटेगा कितना होगा? 10। और यहाँ 15 फिर लिखेंगे, एक बार में जाएगा तो ये 5 और 5 ये वाला यहाँ लिखते हैं। यही तो है तरीका, 5 दूना 10, ये पूरा हो गया कैंसिल। तो यहाँ जो आता है ये आपका मौसा कहलाता है। तो इस मेथड से भी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो और आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेके। देखिए 11 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? 11 नंबर में कह रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है। Q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। चलिए ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? तो देखिए अब ये सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक का खेल आ गया। तो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक पहचानना बहुत ही सिंपल बात है। ठीक है, आप यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ए नंबर का जो है 8Q + 1, बी नंबर का जो ऑप्शन है ये है आपका 8Q + 4, और सी नंबर का जो ऑप्शन है 8Q + 3 है ना, और डी नंबर का ऑप्शन है क्या इसमें? डी नंबर का ऑप्शन 8Q + 7 है। तो यहाँ कह रहा है कि कौन विषम पूर्णांक नहीं है? तो विषम पूर्णांक नहीं है भाई, तो ये वाला आंसर है। लेकिन इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे? देखिए Q के जगह ना 2 गो नंबर रख के देखना आपको। Q के जगह एक बार 1 रखिए, दूसरे बार 2 रखिए। ठीक है, आपको अपने मिल जाएगा कि ये सम का रिजल्ट दे रहा है कि विषम का रिजल्ट दे रहा है। एक बार यहाँ 1 रखिए, तो यहाँ अगर 1 रखेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं 8 × 1 + 1, तो 8 गुना 1 8 होगा, जोड़े 1 क्या होगा? 9। 9 एक विषम संख्या है कि नहीं? तो डायरेक्ट ऐसे चेक कर लेंगे। और 2 जो है, एक बार यहाँ 2 रखिए इस जगह पर, तो यहाँ 2 रखेंगे, 8 दूना 16 और 1 कितना होगा? 17। तो 17 भी आपका क्या है? विषम संख्या है, यानी ये विषम संख्या है। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि कौन विषम संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये विषम संख्या और मान बोल रहा नहीं है। तो यहाँ भी आप एक बार 1 रखिए और दूसरे बार 2 रख के देखिए, तो ये भी आपको विषम संख्या का ही रिजल्ट देगा, और ये भी विषम संख्या का रिजल्ट देगा। तो ये विषम संख्या नहीं है। तो आप बोलेंगे सर पहचानेंगे कैसे? पहचानने का एक यही मेथड है। आप इस मेथड से इसको समझ लीजिए, नहीं तो आप ये सब थ्योरम है जब बुक बनाएंगे तो उस समय ये प्रूव करना पड़ता है, वहाँ आपको देखना पड़ेगा चीज़ें। ठीक है, और कोई भी समपूर्णांक 2m के रूप में होता है। m कोई भी सम या विषम संख्या इस जगह पे हो सकता है, समपूर्णांक। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर 2m समपूर्णांक है तो बोलेंगे 3m क्या होगा? तो 3m क्या होगा? ये कोई भी नंबर हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। इसके बारे में डिटेल हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि m की जगह 1 या 2 रख के देखिए। एक बार 1 रखेंगे यहाँ, तो 3 × 1 रखेंगे 3। एक बार 2 रख के देखिए, 3 × 2 रखेंगे तो जगह 6। तो एक बार विषम दे रहा है, एक बार सम दे रहा है, यानी कि सम संख्या का जो जनरल फॉर्म होता है 2m होता है। ठीक है, यहाँ 4m 6m 8m, यानी कि 2 के जगह सम संख्या होना चाहिए, और m यहाँ कुछ भी हो सकता है। और इसमें अगर सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं तो रिजल्ट आपको सम संख्या ही मिलता है, और सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपको विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं उसको। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि a का वैल्यू यहाँ दिया है इतना, हम इसको यहाँ लिखते हैं 12 नंबर में। a = दिया है 2⁻³ × 3, और b का वैल्यू दिया है 2 × 3, और c का वैल्यू आपको दिया है 3n × 5 ये। ठीक है,
तो इसका हमें क्या निकालना है, तो ए बी सी का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है ए बी सी का, तो वेरी सिंपल है ना। नहीं, एलसीएम दिया हुआ है इतना, हम देखे नहीं ये चीज़, तो एलसीएम यहाँ दे रखा है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए पहले एलसीएम निकाल ही लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो जो नंबर मिल रहा है उसमें से इस यहाँ लेना पड़ता है, ठीक है, बड़ा पावर। एचसीएफ में छोटा पावर लेते हैं, इसमें बड़ा पावर लेते हैं। तो यहाँ 3 पर पावर 1, यहाँ 3 पर पावर 1, यहाँ 3 पर पावर n। तो n क्या है, यहाँ 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए 3 पर पावर हम लोग n ले लीजिए, ठीक है। और बड़ा पावर लेना 2, तो 2 का बड़ा पावर हो गया 2 पर पावर 3, और यहाँ 5 अकेले है तो 5 पर पावर 1। अब ये हम लोग निकाले वो वाला एलसीएम आया इतना, बुक में कितना दिया है एलसीएम, तो इतना दे रखा है, तभी ना n का मान आएगा। तो एलसीएम का मान हम लोग निकाले वो इतना आया। बुक वाला जो आया 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 गुने 5, यही आया। ये बुक वाला एलसीएम और ये हम लोगों वाला एलसीएम, ये दोनों को बराबर कर दीजिए। 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर, देखिए 5 पर पावर 1 और यहाँ भी 5 पर पावर 1 गया है ना। 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 गया, यहाँ बचा 3 पर पावर 2 और यहाँ बचा 3 पर पावर n। ये बेस भी कट गया है ना, तो पावर बचा n का वैल्यू क्या है 2, n यहाँ बचा और यहाँ 2 बचा, यानी कि 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से अब यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है कि ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होता है। 13 नंबर वाला थोड़ा जगह ले लेते हैं हम फिर दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 0.4749 और इस पर रेकरिंग है, इस तरह से है ना, बार का सिंबल इसको बोलते हैं, को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। जब थ्योरी पढ़ाएंगे आप लोगों को इस चैप्टर का, उसमें ये बहुत क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी अभी बता ही देंगे। तो जब भी कोई नंबर पर पावर इस तरह रेकरिंग रहे ना, तो आपको करना क्या है, जो नंबर यहाँ दिया है उस नंबर को आपको लिख लेना है, ठीक है। और दोनों पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब 2 गुना 9, इसको जैसे हटाएंगे ना तो नीचे में 2 गुना 9 आएगा, ठीक है। नीचे में 2 डबल 9 आ जाएगा, यानी यहाँ 2 अंक है तो 2 गुना 9, यहाँ 3 अंक रहता है, यहाँ 3 गुना 9 लिख देते हैं। यहाँ 5 अंक रहता है और पाँचों पर इस तरह का लाइन खींचा हुआ रहता है, तो यहाँ 5 को हम लोग 9 लिख देते हैं, बात समझे। लेकिन किसी के मन में होगा सर ऐसा नहीं हो के ये इस तरह से होता तो इसको छोड़ देता, तो देखिए इसको छोड़ देगा तो आपको करना क्या है, 3 4 9 जो नंबर है सबको लिखना है, ठीक है। और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, ये सिंपल मेथड है। उसके बाद क्या करना है, जिस पर रेकरिंग है उसके बदला में 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0। अब इसको सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। ये हम आपको अपने तरफ से बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए इसको देख लीजिएगा आप, ठीक। अब यहाँ कह रहा 14 नंबर में, तो इसमें आंसर कौन वाला हो गया, बी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। 14 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें परिमेय संख्या आपको छांटना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो देखिए इन दोनों को जोड़िए, ये नंबर ऑप्शन में है, ये सब ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपको करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। ये 36 हो गया, तो ये हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसका मतलब परिमेय संख्या यही हो गया 1 नंबर, कौन नहीं है तब आगे बढ़ते हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि √81/2 है ना, है 1, ये क्या है, तो √81 का वर्गमूल निकलता है 9 और यहाँ 2, तो इसमें रूट तो लगा नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से बातें अगर आपको समझ रहा है, स्पष्ट हो रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है पूरा श्योर रहिए कि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के टाइम में देंगे। और ऐसे अभी हम आप लोगों का BVD जो बता रहे हैं, ये BVD बताते बताते जो इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में आना ही आना है,
उसे हम अभी से ही इम्पोर्टेंट करते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग देखिए और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए। फिलहाल आपको इसी तरह कॉपी पेन वाला वीडियो ही मिलेगा। ठीक है, और झारखंड बोर्ड वाले परेशान नहीं होना है। उन लोगों को जैसे ही कोई गेस्ट पेपर आता है तो वो आप लोगों को हम श्योर सॉल्व करके देंगे, और पिछले साल जैसा एकदम 100% जो सजेशन देंगे वो आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे गेस्ट पेपर आप बनाइए चाहे जैसे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर भी हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।